कतर पर इजरायल के हमले के बाद अरब देशों की एकजुटता से इजरायल के खिलाफ कौन से ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? क्या इजरायल के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले देश जैसे अजरबैजान और यूएई इस सम्मेलन में इजरायल के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए सहमत होंगे? और सबसे अहम सवाल कि पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में इजरायल की सदस्यता निलंबित करने के प्रस्ताव का क्या प्रभाव होगा? आइए तलाशते हैं इन तमाम सवालों के जवाबों को इस वीडियो में। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। कतर की राजधानी दोहा में सोमवार को आयोजित अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन ने एक बार फिर से मध्य पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का काम किया है। इस सम्मेलन में 50 से अधिक मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए जो इजरायल के खिलाफ साझा प्रतिक्रिया देने के लिए एकजुट हुए हैं। खास बात यह है कि यह सम्मेलन इजरायल द्वारा कतर पर किए गए हवाई हमलों के बाद हो रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र को एक नए मोर्चे पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस विशेष बैठक को लेकर वैश्विक राजनीति में भारी उत्सुकता है, क्योंकि यह इजरायल और अमेरिका को कड़ा संदेश दे सकता है। इजरायल ने 9 सितंबर 2023 को कतर की राजधानी दोहा में स्थित हमास के नेताओं को निशाना बनाकर एक हवाई हमला किया था। इस हमले में कतर की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भारी नुकसान हुआ था और इसके जवाब में कतर ने तत्काल अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के देशों को इकट्ठा किया। इन देशों की रणनीति अब इजरायल के खिलाफ ठोस कदम उठाने की ओर केंद्रित है। कतर ने इस हमले को राज्य आतंकवाद करार दिया, जबकि इजरायली मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने इसे मंजूरी दी थी, जिसे कतर ने नकारा किया। इसी के साथ कतर का कहना है कि वह गाजा में शांति स्थापना के लिए लगातार प्रयासरत है और इस तरह के हमले से शांति की प्रक्रिया को नुकसान पहुंच रहा है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी इस हमले को लेकर नाराजगी जताई थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कतर के प्रयासों की सराहना की थी। इस सम्मेलन में पाकिस्तान ने इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की और उसे संयुक्त राष्ट्र से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि अगर इजरायल के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसकी भविष्य में खतरनाक प्रभाव देखने को पड़ सकते हैं। पाकिस्तान ने इजरायल के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदारी तय करने की भी बात की और इस्लामिक देशों की एक संयुक्त सेना बनाने का प्रस्ताव रखा, ताकि इजरायल के सैन्य आक्रमणों का मुकाबला किया जा सके। पाकिस्तान के इन प्रस्तावों ने इजरायल के खिलाफ जॉइंट अरब इस्लामिक टेररिस्ट फोर्स का गठन, इजरायल की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता निलंबित करना और गाजा में स्थायी युद्ध विराम जैसी मांगें शामिल की। पाकिस्तान के इस कदम ने दुनिया भर में इजरायल के खिलाफ जनमत को एकजुट करने की दिशा में एक नया मोड़ दिया है, मगर फिर भी चुनौतियां इससे कहीं बड़ी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई मुस्लिम देशों ने इजरायल के साथ आर्थिक और सुरक्षा समझौते भी किए हैं, जो इस शिखर सम्मेलन की रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अजरबैजान और इजरायल के तेल समझौते की। अजरबैजान इजरायल को 60% तेल सप्लाई करता है और दोनों देशों के बीच ऊर्जा संबंध गहरे हैं। 2023 में अजरबैजान ने इजरायल की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब हमास इजरायल युद्ध के कारण कई बंदरगाह बंद हो गए थे, इस तरह के व्यापारिक संबंध इस्लामिक देशों के बीच सहमति बनाने में बाधा डाल सकते हैं। इसी के साथ दूसरे नंबर पर बात करते हैं यूएई और इजरायल का अब्राहम समझौता। 2020 में यूएई ने इजरायल को मान्यता दी थी और तब से दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है, जैसे कि व्यापार, सुरक्षा और ऊर्जा। 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि देखी गई है। हालांकि गाजा युद्ध के बाद यूएई ने चेतावनी दी है कि अब्राहम समझौता खतरे में पड़ सकता है यदि इजरायल वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की योजना जारी रखता है। अब बात करते हैं तीसरे पे मिस्र और इजरायल के गैस समझौते की। मिस्र और इजरायल के बीच प्राकृतिक गैस आपूर्ति के मामले में भी गहरे संबंध हैं। मिस्र से इजरायल को गैस की आपूर्ति हो रही है, जो यूरोप तक पहुंचाई जाती है। दोनों देशों के बीच ये ऊर्जा संबंध भी इस सम्मेलन के निर्णयों पर प्रभाव डाल सकते हैं। अब बात करते हैं सऊदी अरब और इजरायल की क्षेत्रीय सुरक्षा की। सऊदी अरब के लिए इजरायल एक महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार है, खासतौर पर ईरान के खिलाफ। अगर इजरायल क्षेत्रीय सुरक्षा में कमजोर पड़ता है तो ईरान की शक्ति बढ़ सकती है और यह सऊदी अरब के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। सऊदी अरब की स्थिति उसे इस सम्मेलन में इजरायल के खिलाफ कठोर कदम उठाने से हतोत्साहित कर सकती है। अब बात करते हैं तुर्की के व्यापारिक रिश्ते की। तुर्की ने इजरायल के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे हैं, बावजूद इसके कि गाजा युद्ध के दौरान तुर्की ने इजरायल से संबंध तोड़ने की घोषणा की थी। तुर्की की कंपनियां इजरायल के साथ अन्य देशों के माध्यम से व्यापार कर रही हैं। हालांकि
तुर्की के लिए फिलिस्तीन का समर्थन और व्यापारिक हितों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में दोहा सम्मेलन में विभिन्न देशों ने इजराइल के खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात की, लेकिन कई देशों के अपने राजनीतिक और व्यापारिक हित भी इसमें शामिल हैं। इस स्थिति में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या मुस्लिम देशों के बीच कोई ठोस और साझा रणनीति बन पाती है या यह सम्मेलन सिर्फ एक बयानबाजी तक सीमित रहेगा। इसके बावजूद यह स्पष्ट है कि इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों की एकजुटता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। यह सम्मेलन न केवल इजराइल के लिए एक चेतावनी है, बल्कि अमेरिका के लिए भी एक संकेत हो सकता है कि मुस्लिम देशों की राजनीति अब पहले से ज़्यादा मजबूत और संगठित हो रही है। भविष्य में यह सम्मेलन इस क्षेत्र की सुरक्षा और राजनीतिक दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बन सकती है। ऐसे में ये जो तमाम मुस्लिम देशों का महाजुटान हो रहा है इजराइल के खिलाफ, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या इजराइल इनसे निपटने में कारगर है? आप जो सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।